Welcome back to your bad spoken English 0 to Hero. My name is Udisha and here I am with the next chapter of your batch spoken English 0 to Hero. आज हम बात करने वाले हैं कुछ important verbs और उनके forms की, लेकिन ये grammar का chapter नहीं है. Grammar का portion हमें जितना करना था हमने उसका एक large part cover कर लिया है. आज का सेशन शुरुआत है हमारे वोकैबुलरी वाले मॉड्यूल की, यानी कि अब मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूं इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके वेरियस फॉर्म्स. आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रकार के एक्शंस की, फ्यू एक्शंस जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, जो कि हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं. ठीक है, तो जल्दी से एक बार अपना कॉपी पेन पेपर ये सब रख लेना पास में और कोशिश करना कि वर्ड्स के मीनिंग से ज्यादा उसके यूसेज पे फोकस्ड रहो कि इसको मैं कब कहाँ कैसे यूज करूंगा. ठीक है, तो आइए देखते हैं गाइज. यहाँ पर हमारा जो पहला वर्ब फॉर्म है विच इज अचीव, विच इज टू पूरा करना, किसी चीज को प्राप्त करना. तो यहाँ पे हम कैसे बोलने वाले हैं ये चीज. एक सेकेंड दीजिए मुझे, आई नीड टू चेक समथिंग. ओके, आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग फॉर दिस. आई थॉट ये रिमोट इसका है. चलो, तो जब भी हम कहते हैं कि मैंने अपना कोई गोल, कोई लक्ष्य, अपना कोई पर्पस उसे पूरा कर लिया है. ठीक है, आई हैव अचीव्ड माई गोल. ठीक है, तो जब हमने किसी चीज को प्राप्त कर लिया है, पूरा कर लिया है, वहां पर हम यूज करते हैं अपना वर्ड अचीव. अचीव जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, तो पूरा करना, मुझे पूरा करना है. राइट, आई हैव टू अचीव. तो अभी जब तुम्हें करना है तब तुम बोलते हो अचीव, लेकिन मैं कर चुका था तब तुम बोलते हो आई हैड अचीव्ड माई गोल्स बाय द टाइम आई वाज 18 years old. जब तक मैं 18 साल का हुआ था मैंने अपने सारे गोल्स जो हैं वो पूरे कर लिए थे, अचीव कर लिए थे. तो अचीव्ड. और इसका जो थर्ड फॉर्म है, अच्छा, अगर तुम किसी चीज को सिंपल पास्ट में बोलते हो तो कैसे बोलते हो? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, राम अचीव्ड द फर्स्ट पोजिशन इन हिज क्लास. राम ने प्राप्त किया या पाया अपनी फर्स्ट पोजिशन अपनी क्लास में, है ना. तो राम अचीव्ड, पास्ट टेंस में क्या बन गया? ये अचीव्ड बन गया. नेक्स्ट देखते हैं वर्ड एक्चुएट, किसी काम को शुरू करना, स्टार्ट करना. तो अगर मान लो तुम्हें कभी भी कहना है कि किसी प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है जो अभी तक प्लान में था, है ना, एक प्लान था लेकिन अब उसको हमने काम उस पर शुरू कर दिया है, तो हम कहते हैं द टीम एक्चुएटेड द प्रोसेस. टीम ने प्रोसेस को शुरू कर दिया, यानी उस पर काम शुरू कर दिया. अभी तक जो चीज खाली कागज पर लिखी थी अब उस पर काम शुरू हो गया है. तो एक्चुएट, एक्टुएट नहीं है, ये क्या है? एक्चुएट, एक्चुएटेड, और दोनों सेम फॉर्म्स हैं. दिस इज द सेकेंड फॉर्म, दिस इज द थर्ड फॉर्म. ये यूज होता है पास्ट टेंस में और ये यूज होता है परफेक्ट टेंस में. ठीक है, अब अगर ये हम कहते हैं कि टीम इस प्लान को शुरू कर रही है या इस प्लान पर काम करना शुरू कर रही है, रहा था, रही थी, तो क्या हो जाता है भाई? वर्ब में ing लग जाता है. एक्चुएटिंग बोलते हैं फिर हम लोग, है ना, ing लगा दिया तो इट बिकम्स एक्चुएटिंग. अच्छा, टीम इस पर काम शुरू करेगी, करेगी जब बोलना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है लेकिन उसके पहले will लग जाता है. The team will actuate, the team will एक्चुएट द प्रोसेस टुडे. आज टीम इस पर काम शुरू करेगी. तो एक्चुएट करना यानी किसी चीज पर काम को शुरू करना, किसी प्रोसेस को शुरू करना है. देखो, मेरे सपने तो बहुत हैं, बस उन पर काम करना मुझे शुरू करना है. आई जस्ट नीड टू एक्चुएट वर्किंग ऑन माई ड्रीम्स. मुझे बस उन पर काम करना शुरू करना है. एक्चुएट करना, सत्य बनाने पर काम करना. एक्चुअल से जोड़ो इसको. एक्चुअल का क्या मतलब होता है? सच. तो जब तुम किसी चीज को सच बनाने लगते हो तो क्या कहते हैं? उसको शुरू किया है ना, उस पर काम करना शुरू कर दिया है. जोड़ करके चलो, ये फोटो को देखो, डू समथिंग, काम को करने लगना, शुरू कर देना, एटसेट्रा. नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
अलाउ, अलाउ का मतलब क्या होता है? आज्ञा देना या आज्ञा मिलना। अगर मैं यहां पर कहती हूं कि आई वॉज अलाउड, मुझे आज्ञा दी गई थी, ये कौन सा वाला वॉइस है? रिकॉल करो, पैसिव वॉइस है। अगर मैं कहती हूं कि आई अलाउड, तो बेटा यहां पर क्या दिख रहा है अब आपको कि डूअर सामने दिख रहा है और आपको एक्शन दिख रहा है, मैंने आज्ञा दी थी। लेकिन अगर इधर देखोगे तो लिखा हुआ है आई वॉज अलाउड, मुझे आज्ञा दी गई थी। तो ये पैसिव है और ये एक्टिव है। तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, आपको अच्छे से पता होगा, वो पैसिव वॉइस में भी यूज किया जाता है। राइट एवरीवन, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड का पहला वर्ड है बार्क। बार्क को वर्ब की तरह देखो, नाउन की तरह देखोगे तो जो पेड़ों की स्किन होती है, जिसको हिंदी में छाल भी कहते हैं, तो अब हमारी तरफ तो कहते हैं, तो जो पेड़ों की स्किन होती है उसे हम कहते हैं बार्क। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी एक क्रिया की तरह, एक एक्शन की तरह, तब हम इसको बोलते हैं भौंकना या बेवजह की बकवास करना। कभी कभी ये थोड़ा डेरोगेटरी होता है। जैसे अगर तुम किसी को ये बोलो कि बेवजह मत भौंको, तो ये क्या है? ये तो बदतमीजी की भाषा है, डेरोगेटरी है, अपमानजनक है। डेरोगेटरी का मतलब क्या हो जाता है? अपमानजनक। तो अगर आप किसी से ऐसे बोलते हैं कि ही इज बार्किंग, फालतू में बोल रहा है, भौंक रहा है, तो ये भाषा गलत है, लेकिन यूज ऐसे भी होता है। दूसरा, कुत्तों के आवाज को, कुत्तों के बोलने को क्या कहते हैं? बार्क। कुत्ता भौंकता है, डॉग बार्क्स। कुत्ते भौंके, डॉग्स बार्क। और उसके बाद कुत्ते भौंक रहे थे, डॉग्स वर बार्किंग। तो ये याद रखना कि बार्क का आईएनजी फॉर्म बार्किंग है। और अगर सिंगुलर कुत्ते के लिए बोलना है, एक कुत्ते के लिए, तो क्या करोगे? इसमें एस लगा दोगे, बार्क्स बना दोगे। और कुत्ते भौंकेंगे तो क्या बन जाएगा? विल प्लस V1, विल बार्क बन जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिक से फंडे को आज मैं आपको सिखा रही हूं और इस पर हम 2-3 दिन काम करेंगे। ये लिस्ट थोड़ी लंबी है गाइस। अच्छा, बेर का क्या मतलब होता है? पहला अर्थ जन्म देना, पहला अर्थ जन्म देना। तो एक महिला ही बच्चों को जन्म देती है। नाउ दिस इज प्रेजेंट टेंस। अ वुमन, देखो एक बात याद रखो, पहले तो जब तुम WMAN लिखते हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वुमन, मन की बात, वैसे ही वुमन। लेकिन अगर यही प्लूरल हो जाता है तो प्रोनाउंसिएशन बदल कर क्या हो जाता है? विमेन। राइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है और दोनों के साउंड में फर्क है। अब यहां पर मैं कह रही थी एक महिला ही बच्चों को जन्म देती है। अ वुमन बेयर्स चिल्ड्रन, अ वुमन बेयर्स चिल्ड्रन यानी जन्म देती है। अच्छा, उसने एक लड़के को जन्म दिया, शी बोर अ सन, शी बोर दिया था, तो दिस इज पास्ट टेंस, शी बोर अ सन। अगर इसी चीज को मुझे ये कहना है कि बेटी से पहले उसने एक बेटे को जन्म दिया था, बिफोर द डॉटर शी हैड born a son, और आप कह सकते हो birthed, she had birthed a son, उसने एक पुत्र को जन्म दिया था। अब वो बच्चे को जन्म दे रही है, she is bearing a child। अच्छा, जन्म देना के साथ साथ पोषण करना के सेंस में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। बेयर का एक और मतलब होता है बच्चों, बेयर का दूसरा मतलब ये होता है टॉलरेट करना। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार कहा जाता है कि आई कैन नॉट बेयर दिस, मैं ये नहीं झेल सकता, बर्दाश्त कर सकता। तो बेयर का इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? क्या मैंने बियर बोला है? बियर नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? बेर। तो तुम्हारा जो जानवर होता है उसे भी हम बेर कहते हैं, और जो तुम्हारा वर्ब होता है, इनमें भी दोनों में इसका प्रोनाउंसिएशन बेर है, बेर, राइट। सो बेर का मतलब हो जाता है टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, टॉलरेटेड नहीं, टॉलरेट, हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, आई कैन नॉट बेयर दिस, राइट। तुमने ये क्यों बर्दाश्त किया था? Why did you bear this? है ना। तो इस तरह से जब भी बर्दाश्त के सेंस में बोलना है तब भी तुम bear वर्ड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, behold, ध्यान से देखना, निहारना। एंड
एक और बात सीखो, जो देख रहा है, जैसे इस वक्त मैं कैमरा को देख रही हूं, तो मैं कौन हुई, नाउन के रूप में यहां से एक वर्ड निकलता है बेहोल्डर, निहारने वाला। और एक बड़ी फेमस क्वोटेशन आपने सुनी होगी, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बेहोल्डर। तो निहारने वाले की आंखों में सुंदरता होनी चाहिए, हर चीज सुंदर लगती है ना। तो यहां पर बेहोल्ड का वर्ब में मीनिंग समझो, देखना। I behold the beautiful mountains। जब भी कभी मैं माउंटेनियस रीजन में जाती हूँ जहाँ पर पहाड़ हैं, तो मैं बहुत ध्यान से पहाड़ों को निहारती हूँ। I behold the mountains, I behold the beauty of the nature, right? She beheld at him carefully। उसने बहुत ध्यान से उसे निहारा। तो beheld का मतलब क्या हो गया, निहारना। और इसका थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम है। तो आप कैसे कहेंगे कि मैं तो बहुत देर से इस खूबसूरत मूर्ति को निहार चुका हूं। सो आई हैव beheld दिस ब्यूटिफुल स्टैचू फॉर अ वाइल, यानी मैं काफी देर से इस मूर्ति को देख चुका हूं, निहार चुका हूं। नाउ इसका ing फॉर्म कैसे बनेगा, फर्स्ट वाले फॉर्म में ing लगाकर, beholding। वो क्या कर रही है, शी इज जस्ट beholding at the stars। वो बस तारों को निहार रही है। ये आपका एक तरीका हो गया बोलने का, है ना। अभी तक आपने सुना था कि सी, वॉच, लुक, लेकिन अभी आप जब आपको थोड़ा सा फॉर्मली, और कभी कभी होता नहीं है कि हम सिर्फ देख नहीं रहे हैं, हम किसी चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं देख करके, राइट। तो वहां पर हम यूज करते हैं इस वर्ड को, विच इज behold। behold का फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगा सिंगुलर के लिए, beholds, beholds, ठीक है, याद रखना। एंड विल behold, वह निहारेगा, वह निहारेगी, मैं निहारूंगी, विल behold बनेगा, ठीक है। गागी गे इज विल प्लस V1। नेक्स्ट देखो बेटा, चूज, चुनना। तुम्हें अपना करियर ठीक से, ध्यान से चुनना चाहिए। यू शुड चूज योर करियर वाइजली और केयरफुली, बुद्धिमानी से और सावधानी से चुनना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, चूज, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म में इसका साउंड भी बदल गया है और इसकी स्पेलिंग भी बदल गई है। पहले यहां पर डबल ओ है बच्चे, लेकिन फिर क्या हुआ है, यहां पर सिंगल ओ आ गया है। तो दिस हैज बिकम चोज। उसने रेड और ब्लू में से ब्लू वाले को चुना। शी चोज द ब्लू वन आउट ऑफ द रेड एंड द ब्लू। शी चोज, उसने चुना था, राइट। अच्छा, अगर मुझे ये कहना है कि मैंने अपने कपड़े चुन लिए हैं, या मैं अपने कपड़े चुन चुकी हूं, आई हैव चोजन माई आउटफिट्स। आई हैव chosen, pronunciation मेरे साथ बोलिए, chosen, I have chosen my outfits, ठीक है। तो you have to be very careful about the pronunciation, spelling। अच्छा, मैं कल चुन लूंगी, आज तो मैं बिजी हूं, मैं अपने कपड़े कल चुन लूंगी। तो चुन लूंगी, गागी गे becomes I will choose, ठीक है। विल प्लस V1, ये वाला फॉर्म विल के साथ लगेगा तो क्या बन जाएगा, गागी गे बन जाएगा। अच्छा, वो तो बहुत टाइम लेके कोई भी चीज चुनती है, शी टेक्स अ लॉट ऑफ, चुनती है, शी चूजेज एनीथिंग इन अ लॉट ऑफ टाइम, यानी कि वो कोई भी चीज जब चुनती है ना तो बड़ा समय लेकर के चुनती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, क्रीप। क्रीप का नाउन मीनिंग अलग है बच्चे। देखो, उदिशा नाउन है, टीच वर्ब है, टीचर नाउन है, टीच वर्ब है, पेंटर नाउन है, पेंट वर्ब है, वॉकर नाउन है, वॉक वर्ब है, ड्राइवर नाउन है, ड्राइव वर्ब है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टीचर है, पेंटर है, वॉकर है, ये सब किसी के नेम्स हैं, बट जो टीच है, ड्राइव है, वॉक है, वो सारे कोई एक्शंस हैं। तो वर्ब उसी को बोलेंगे जो कोई एक्शन होगा। आगे बात करो बेटा, क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे इसी ऑर्डर में सारी लिखी हैं, आपको कहीं डाउट हो तो याद रखना। अच्छा, बच्चे जमीन पे रेंग रहे थे, या कहते नहीं जमीन पे लेट लेट के खेल रहे थे। सो द चिल्ड्रन वर क्रीपिंग ऑन द फ्लोर, बच्चे जमीन पर लोट लोट के खेल रहे थे। द चिल्ड्रन वर क्रीपिंग ऑन द, तो ing फॉर्म क्या बनेगा बेटा, क्रीपिंग, ठीक है। He was so badly hurt that he crept on the floor, he could not stand। क्या बोला मैंने यहां पर, उसको इतनी चोट लगी थी कि वह जमीन पर रेंगा था, वो खड़ा नहीं हो पाया था।
कई बार लोगों को लग जाती ना, पैर मुड़ जाता है कुछ, तो वो खड़े नहीं हो पाते, वो रेंग करके चलते हैं, तो क्रेप्ट। अब इसी चीज से वो 5 किलोमीटर तक रेंग चुका है, ही हैज क्रेप्ट फॉर 5 किलोमीटर्स, तो रेंग चुका है तो थर्ड फॉर्म लगेगा, था है तो सेकंड फॉर्म लगेगा, और वह रेंगेगा, या दरवाजा मत खोलो, दीवार पर मच्छर रेंगेंगे, मच्छर तो उड़ते हैं, इंसेक्ट्स रेंगेंगे, तो कैसे बोलेंगे, द इंसेक्ट्स विल क्रीप ऑन द वॉल। मैं कोई और गंदा एग्जाम्पल नहीं देना चाहती, बिकॉज मुझे जो चीजें रेंगती है ना उनसे बहुत डर लगता है, लाइक जेन्युइनली स्कैर्ड देम। नेक्स्ट देखते हैं चबाना, च्यू, खाने को चबा कर खाओ, च्यू योर फूड। प्रोनाउंसिएशन क्या है, चू नहीं, च्यू, च्यू, यू, यू पर ध्यान दो एंड बोलो च्यू, च्यू बोलना है आपको, ठीक है, च्यू, च्यूड, च्यूड। सेकंड और थर्ड देखो कितने एग्जांपल्स हैं यार जिसमें सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम है। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी, पर पहले हमें इन्हें यूज करना सीखना है। और वह खाना चबा कर खाएगा, ही विल च्यू द फूड, ही विल च्यू द फूड, तो विल च्यू हो गया आपके सामने। और अगर वह खाना चबा रहा है, ही इज च्यूइंग द फूड, वह च्युइंगम चबा रहा है, ही इज च्यूइंग द च्युइंगम, तो च्युइंगम जो बोलते हैं तो च्युइंगम बोलना चाहिए, च्युइंगम नहीं होता है, दैट इज च्युइंगम, है ना। च्यूइंग टोबैको इज बैड फॉर योर हेल्थ, तंबाकू चबाना सेहत के लिए हानिकारक है, तो च्यूइंग टोबैको, राइट। तंबाकू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोबैको। नेक्स्ट खोदना। अब यहां पर देखिए, जिनके घर में डॉग्स होंगे वो इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, अगर गार्डन में गए तो कितना भी सुंदर पौधा हो, कितनी भी महंगी घास हो, वो वहां पर अपने पंजों से गड्ढा कर ही देते हैं, राइट। माई डॉग डग अ बिग होल इन माई गार्डन, यानी मेरे डॉग ने गार्डन में एक बड़ा सा होल खोद दिया, जहां पर आप कहते हैं ना गड्ढा कर दिया, तो उसी चीज को अंग्रेजी में कहते हैं डिग, डग, डग, तो डिग इसका फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू प्लांट अ ट्री, अगर तुम एक पौधा लगाना चाहते हो, डिग अ प्रॉपर होल, तो एक अच्छा सा गड्ढा बनाओ, डिग अ प्रॉपर होल, गड्ढा बनाना इज इक्वल टू डिग। अच्छा, पेड़ लगाने से पहले वो गड्ढा करेगा, तो कैसे बोलेंगे आप, ही विल डिग अ होल, विल डिग, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा डॉग क्या कर रहा है, ही इज डिगिंग अ होल इन द बैकयार्ड, वो तो पीछे घर के पीछे गड्ढा कर रहा है, ही इज डिगिंग, तो डिगिंग में याद रखना कि डबल जी आता है, ठीक है। तो ये इसके सारे फॉर्म्स यहां पर लिखे हैं। अब ये मेरे को एक्चुअली बताना नहीं चाहिए, बिकॉज आपको खुद अकल लगानी पड़ेगी, बट सब कुछ बताना चाहिए बच्चे को ताकि कोई डाउट नहीं रहे मन में। नेक्स्ट देखो, डिस्कस करना, विचार विमर्श करना। मैं सारी बातें अपने माता पिता जी के साथ डिस्कस करती हूँ, मैं सारी बातें अपने माता पिता के साथ बांटती हूँ, उनको बताती हूँ, तो आई डिस्कस एवरीथिंग विद माई पेरेंट्स, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया आपके सामने डिस्कस। मैंने अपने भाई से इस बारे में विचार विमर्श किया था, तो आई डिस्कस्ड इट विद माई ब्रदर, डिस्कस्ड। नाउ डिस्कस एंड डिस्कस्ड, कस्ट, सो फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन, आई डिस्कस्ड, थोड़ा सा ब्रेक लेकर के, आई डिस्कस्ड इट विद माई ब्रदर। नाउ ही हैड डिस्कस्ड इट विद हिज मैनेजर, उसने अपने मैनेजर से बात की थी इस बारे में, किसी चीज के बारे में बात करना, डिस्कस्ड। और डिस्कस के बाद कभी भी अबाउट मत लगाना, सीधा अपना ऑब्जेक्ट लगाना। अच्छा, वह इस बारे में कल बात करेगा, ही विल डिस्कस इट टुमारो। बारे में जो है ना वो डिस्कस के अंदर ही इंक्लूडेड है। जब तुम अपना वर्ड बोलते हो डिस्कस, तो क्या बन जाता है बेटा, वो बारे में बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं गाइज, हम अपने लिए यहां पर जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है डाउज, भिगोना। माई यंगर सिस्टर डाउज्ड मी विद कलर्स ऑन होली, मेरी छोटी बहन ने मुझे रंगों में सराबोर कर दिया, भिगो दिया, डुबो दिया। वी यूज द वर्ड डाउज, माई यंगर सिस्टर डाउज्ड मी। नाउ दिस इज द पास्ट फॉर्म, उसने भिगो दिया था। अच्छा, आई हैव डाउज्ड द क्लोथ्स, you just need to
I have doused the clothes, you just need to put them in the washing machine. इस तरीके से आप बोल सकते हैं. So doused ये आपके सामने आपके दो इसके सेकंड और थर्ड pronunciation आ चुके हैं. Now I will teach you 3 more words today because देखो 15 into 3 करके आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा. ऑलमोस्ट 45 वर्ड्स एंड यूसेज आप समझ रहे हो गाइस. तो ऐसा नहीं हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ. देखो ड्रॉ जो तुम्हारा वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका एक मीनिंग होता है किसी चीज को पेंट करना, ठीक है, बनाना, है ना. जैसे आई ड्रॉ रेगुलरली, मैं तो रेगुलरली किसी चीज को बनाती हूँ, ड्रॉ करती हूँ. उसके बाद दूसरा वर्ड आता है खींचना. तुम्हारे घर में ड्रॉर है ना, जिसको तुम ऐसे खींच के बाहर निकालते हो, वैसे ही कहा जाता है कि अरे एक तार वहां से यहां खींच दो, वाईफाई इधर भी आ जाएगा. ड्रॉ द केबल फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम देयर टू हियर. ड्रॉ द केबल, खींच देना. ड्रॉ द टेबल टुवर्ड्स योरसेल्फ, टेबल को अपनी तरफ खींच लो. इस तरह से आप बोल सकते हो. करेक्ट एवरीवन. नेक्स्ट देखते हैं गाइस. ड्रॉ का अच्छा फॉर्म्स तो बताना ही भूल गई. सेकेंड फॉर्म, ही ड्रू द टेबल टुवर्ड्स हिमसेल्फ. उसने टेबल को अपनी तरफ खींचा था. अच्छा, कई बार ये नहीं बोलते हैं कि जब मैंने श्री कृष्ण को देखा मैं उनकी तरफ खिंची चली गई. आई वॉज ड्रॉन टुवर्ड्स हिज आईज. ऐसा बोलते हैं आप जब भी अपने किसी रिलीजियस, आपका जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट है, आप उससे जोड़िए इस चीज को. तो कई बार होता है ना, हमारा जो भी पूजा पाठ का स्थान होता है, वहां पर ऑटोमेटिकली मन करता है कि बस देखते रहो या उस तरफ चल के जाओ, मत्था टेको या ऊपर देखो, जैसे भी आप करते हो. तो जब हम कहते हैं ना खिंचे चले गए, आई वॉज ड्रॉन, ये क्या है, थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में यूज होता है. मैं खिंची चली गई, तो इसका यही फॉर्म होता है ड्रॉइंग के लिए भी, ठीक है. दीवार पर सूर्य बनाया गया था या बनाया हुआ था. द सन वॉज ड्रॉन ऑन द वॉल, बनाया हुआ था. और खिंचना, दोनों के लिए सेम फॉर्म है लेकिन मीनिंग दो है, ये याद रखना. नेक्स्ट देखो, एक्सक्लेम. अयो ये क्या लिखा है, ये तो बिल्कुल ही अलग है, कंफ्यूजन है कुछ. चकित होना, अचानक से. एक्सक्लेमेटरी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, मैंने आपको क्या बोला था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा, जब भी आप कोई सरप्राइज्ड इमोशन देते हो ना, तो उसी को हम कहते हैं टू एक्सक्लेम. जॉन एक्सक्लेम्ड, What a beautiful sunset. जॉन ने चकित होकर कहा क्या खूबसूरत सूर्यास्त है, क्या खूबसूरत सनसेट है. एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, ये इसके 3 फॉर्म्स होते हैं. प्लीज लिख लीजिए, ठीक है. तीनों यहां लिखें. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. कुछ कंफ्यूजन हो गया तो आश्चर्यचकित होना और चकित होकर कोई भावना को व्यक्त करना, तो वहां पर हम यूज करते हैं अपना वर्ड आई एक्सक्लेम्ड. शी एक्सक्लेम्ड, ओ माय गॉड, उसने आश्चर्यचकित होकर के कहा हे भगवान. तो आश्चर्यचकित होकर कहा के लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लेम्ड. एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज इरेक्ट, सीधा खड़ा करना. सो दे इरेक्टेड द स्टैच्यू इन द सेंटर ऑफ द मॉल. मॉल के बिल्कुल सेंटर में उन्होंने एक स्टैचू को खड़े किया. तो यहां पर इरेक्ट, इरेक्टेड, इरेक्टेड, राइट. तो जब आप कोई ऐसी चीज देखते हो जिसको सीधे खड़े किया जाता है ना, तो उसके लिए ही आप यूज करते हो अपना वर्ड इरेक्ट, इरेक्टेड, इरेक्टेड. नाउ एवरीवन, अब हम कहते नहीं है कि देखना अभी मम्मी आएंगी तो कितनी आश्चर्यचकित हो जाएंगी और कहेंगी कि वाओ कितना अच्छा केक है. Mom will come and she will exclaim. Mom will exclaim, what a beautiful cake, है ना. तो हम कहते नहीं तुम कितना भी गंदा काम कर लो, मम्मी इसकी तारीफ ही करेंगी और सरप्राइज्ड ही एक्ट करेंगी. तो ये आपके सामने एक तरीका हो जाता है एक्सक्लेम को फ्यूचर में यूज करने का. अपने सारे फॉर्म्स को ध्यान से देखना, यूज करना, याद करना कि 1 2 3 4 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं. अगर भूल रहे हो तो प्लीज गो बैक टू दोज वीडियोस एंड रिवाइज करो. और ज्यादा ध्यान इस बात पे दो कि मैं भी सेंटेंस बना पा रहा हूं इन वर्ड्स से या नहीं. इस क्लास को देखने के लिए बहुत धन्यवाद. स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स, कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग. ऑल द बेस्ट. मैं आप लोगों से मिलूंगी विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. गॉड ब्लेस यू एवरीवन.